पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ यानी पृथ्वी का यानी चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ। देखो चुंबकीय पदार्थ क्या है। जैसे चुंबकीय पदार्थ आप पढ़े होंगे कि किसी माने प्रकृति में एक ऐसा पत्थर पाया गया जो लोहे के छोटे छोटे कणों को आकर्षित करता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने कृत्रिम विधियों द्वारा भी चुंबक बना दिए। जैसे फेरस, निकेल, कोबाल्ट, स्टील बनी इस्पात बोलते हैं। इसका अलग मिक्स होता है, उस माने मिक्स होता है ना, इसलिए देखिए एक मिनट आवाज बंद करेगा। यानी चुंबक क्या है इसके बारे में समझिए। पहले चुंबक की डेफिनेशन आसानी से समझिए कि चुंबक क्या है। तो वह पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। वो निकेल के भी कणों को आकर्षित कर सकता है, कोबाल्ट को भी कर सकता है, स्टील के भी कर सकता है। यानी कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी वह पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, यानी प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक, यानी नेचुरल मैग्नेटिक और आर्टिफिशियल मैग्नेटिक। तो आपका प्राकृतिक चुंबक ये देखिए मैग्नेशिया देश से प्राप्त होता है, मैग्नेशिया देश। और मैग्नेशिया देश में एक गडेरिया था, बैठा था, भेड़ चरा रहा था, वो सब लोग कहानी जानते होंगे, मैं उस पर ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। एक ऐसा पत्थर पाया गया जो लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसका रासायनिक सूत्र पत्थर का मिला Fe3O4, यानी फेरिक ऑक्साइड। अब जो था इसके कंडीशन के आधार पर वो ये लोहे का अयस्क बोलते हैं, इसको हीमेटाइट भी नाम है, हीमेटाइट, इसको हीमेटाइट भी बोलते हैं। एक प्रकार के लोहे का अयस्क है। तो यह एक ऐसा पत्थर है जो लोहे के छोटे छोटे कणों को आकर्षित करता है। अगर कोई पूछे कि प्राकृतिक चुंबक का रासायनिक सूत्र क्या है तो आप Fe3O4 बोल सकते हैं, Fe3O4। अब ये जब आवाज बंद करेगा, कुछ लोग देखें जैसे 1846 ईस्वी में फैराडे ने 1846 ईस्वी में फैराडे ने यह बताया कि प्रकृति में लगभग सभी पदार्थ चुंबकीय पदार्थ होते हैं। लगभग सभी पदार्थ चुंबकीय पदार्थ होते हैं, माने सभी पदार्थों में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। जबकि आप लोग 1820 ईस्वी में ओस्टेड ने यह बताया था कि धारावाही चालक अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। 1820 ईस्वी में यानी ओस्टेड ने यह बताया कि धारावाही चालक आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है।
या गतिमान आवेश भी अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये क्लियर था। 1820 ईस्वी के जो ये स्टुअर्ट की बातों की पुष्टि करने के लिए, स्टेट की बातों को पुष्टि करने के लिए 1820 ईस्वी में बायर एवं सेवार्ट ने इसको पुष्टि करते हुए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में भी बता दिया और उन्हें एक सूत्र का स्थापित किया, म्यू नॉट अपन में 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपन में आर स्क्वायर। उन्होंने एक धारावाही चालक के निकट आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जैसे एक धारावाही चालक के निकट आर दूरी पर कोई बिंदु पी था और इसमें चालक में धारा प्रवाहित माने आई है और चालक खंड की लंबाई डेल्टा एल है और इस धारा की दिशा तथा इस बिंदु की मिलान रेखा के बीच कोण थीटा है और दूरी आर है, तो उसमें एक संबंध स्थापित किया जिसे बायर-सेवर्ट का नियम कहते हैं, या इसे लाप्लास का भी सूत्र बोलते हैं क्योंकि इनकी पुष्टि लाप्लास ने किया था। तो 1820 ईस्वी के पहले किसी ने नहीं बताया कि धारा या गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्टेट ने प्रयोगों के आधार पर बताया कि धारावाही चालक या गतिमान आवेश अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसकी पुष्टि करते हुए बायर एवं सेवर्ट ने इसको एक सूत्र का स्थापित किया और इस सूत्र का पुष्टि लाप्लास ने किया था। लाप्लास, इसलिए इसको लाप्लास का भी सूत्र कहते हैं। इसे बायर-सेवर्ट का नियम भी कहते हैं या धारावाही चालक के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन भी ऐसे करना जैसे करते हैं, जो आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे। तो दिक्कत तो यानी आपको ये कंडीशन होने के बाद 1846 ईस्वी में फैराडे ने जो विद्युत चुंबकीय का प्रेरण सिद्धांत दिया था, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था। उसने यह बताया कि प्रकृति में लगभग सभी पदार्थ चुंबकीय पदार्थ होते हैं, यानी उनके गुणों के आधार पर चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण किया गया। उन्होंने बताया जैसे देखिए 3 प्रकार के लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय माने लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जैसे लौह चुंबकीय पदार्थ ये रहा, तो लौह चुंबकीय पदार्थ तो ये देखा गया कि कुछ ऐसे पदार्थ मिले जो प्रकृति में रखने पर, कुछ ऐसे पदार्थ मिले जिनको प्रकृति में रखने पर मैंने चुंबक के पास रखने पर वो चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से चुंबकित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से चुंबकित होते हैं तथा उसके क्षेत्र की दिशा में तेजी से आकर्षित होते हैं, क्षेत्र की दिशा में तेजी से आकर्षित होते हैं। यानी देखा गया कि कुछ ऐसे प्रकृति में पदार्थ पाया गया है जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वो तेजी से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप लाने पर वह तेजी से आकर्षित होते हैं, इसलिए उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ का नाम दिया गया। अनुचुंबकीय पदार्थ, कुछ ऐसे प्रकृति में पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें, कुछ ऐसे प्रकृति में पदार्थ होते हैं जिन्हें अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वह मामूली से चुंबकित होते हैं, परंतु शक्तिशाली सिरों के समीप लाया जाए तो वह क्षेत्र की दिशा में मामूली से ही आकर्षित होते हैं। देखिए यदि अनुचुंबकीय पदार्थ को रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में बहुत मामूली से चुंबकित होता है और शक्तिशाली सिरों के समीप लाएंगे तो मामूली से क्षेत्र की दिशा में
आकर्षित होता है, जबकि ये बहुत तेजी से आकर्षित होता है और ये बहुत थोड़ा सा आकर्षित होता है। इसलिए इनका नाम अनुचुंबकीय पदार्थ रख दिया गया। लेकिन ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, कुछ ऐसे पदार्थ मिले जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं। विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं और शक्तिशाली सिरों के समीप लाने पर वह क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित होते हैं। जब क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित हुआ, इसलिए इन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ का नाम दिया गया। यानी सभी पदार्थ को देखा गया कि उसमें कुछ न कुछ चुंबकत्व का गुण पाया जाएगा। कोई पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाले वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वो तेजी से चुंबकित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर तेजी से चुंबकित होते हैं तथा शक्तिशाली सिरों के समीप लाने पर तेजी से आकर्षित होते हैं, क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होते हैं। जबकि ये मामूली से आकर्षित होते हैं, मामूली चुंबकित होते हैं, और ये मामूली से प्रतिकर्षित होते हैं। तो प्रतिकर्षित माने प्रतिचुंबकीय पदार्थ, आकर्षित माने लौह या अनुचुंबकीय पदार्थ। लेकिन ये मामूली से होता है और ये तेजी से होता है। कोई दिक्कत? इस प्रकार इस प्रकार फैराडे ने ये बताया 1846 ईस्वी में कि पदार्थ जो है लगभग सभी पदार्थ जितने प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थ में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। वो लौह चुंबकीय हो या अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय है, लेकिन चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। जबकि आप बस ये पढ़े थे, देखिए हमने बताया था कि प्रकृति में चुंबक दो प्रकार के होते हैं, जनरली पढ़ाया गया कि प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में पाया जाता है और कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है। मैंने ऐसा चुंबक जो कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया गया हो उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ऐसा चुंबक जो कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया गया है उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। और प्राकृतिक चुंबक ऐसा चुंबक मैंने जो प्रकृति में पाया जाता है, मैंने वे पदार्थ बोल सकते हैं, वे पदार्थ जो प्रकृति में पाया जाता है और लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उन्हें प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा पत्थर जो लोहे के छोटे छोटे कणों को आकर्षित करता है, एक प्रकार के पत्थर ही है। लेकिन ये जो कृत्रिम चुंबक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो हमें प्राकृतिक चुंबक मिले और कृत्रिम चुंबक जो बनाए गए, इसकी तुलना में ये बहुत पावरफुल है, कृत्रिम चुंबक और प्राकृतिक चुंबक में। तो कृत्रिम चुंबक बहुत शक्तिशाली होते हैं और हम बताए थे कि जहाँ ध्वनि का मॉड्यूलेशन करना होता है वहाँ पर चुंबकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप जितने स्पीकर में देखे होंगे, सारे स्पीकरों में जहाँ ध्वनि को बदलना होता है, मॉड्यूलेशन करना होता है, वहाँ पे चुंबक का प्रयोग किया जाता है। जितने श्रवण यंत्र है उसमें समझ लीजिए कि चुंबक होता है कहीं न कहीं, जिसको स्पीकर बोलते हैं ना आप, हर स्पीकर के पीछे चुंबक लगा होता है। इसमें ये बता रहे हैं कि इसमें चुंबक कृत्रिम चुंबक बनाया गया है, तो इसमें अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक बनाए गए। अब इसमें ये बताया था कि प्राकृतिक चुंबक जो है कम शक्तिशाली होता है, कृत्रिम चुंबक अधिक शक्तिशाली होता है। इसमें इस चुंबक को क्या होता है कि अगर आप कृत्रिम चुंबक को गर्म कर देंगे या पीट देंगे तो उसका चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है। लेकिन प्राकृतिक चुंबक को आप पीटेंगे तो समाप्त नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो इसमें किसी को डाउट है, कोई प्रश्न उठाना चाहता है? वो ध्वनि मॉड्यूलेशन करता है।
एम्पलीट्यूड को बढ़ाता है, आयाम को बढ़ा देता है, जिससे हमारा ध्वनि का आयाम ऊंचा हो जाता है, यानी तीव्रता बढ़ जाती है, जिससे हमें तेजी से आवाज बुलंद में सुनाई। आयाम बढ़ जाता है तो क्या होता है, तेज सुनाई देता है। और जब आयाम बढ़ा देगा तो तीव्रता हो जाएगी K/A² हो जाता है। आयाम का वर्ग अनुपाती होता है। तीव्रता जो होती है आयाम के वर्ग के अनुपाती। ध्वनि का देखे, जैसे ध्वनि आवृत्ति जैसे वाले का ऐसे चल रही है, आयाम बढ़ाने का मतलब ऐसे, ये है आयाम वृद्धि करना, है ना? नहीं, अब आइए। क्या करे हैं? नहीं, जोड़े टूट जाएगा। पीटने पर गर्म हो जाता है, गर्म से चुंबकत्व का गुण हाँ खत्म हो जाता है, क्षति हो जाता है। चलिए आइए देखिए, उसके बारे में भी डिटेल बताया जाएगा। अब वापस उसको बनाया जाता है फिर। अब उसके बारे में अगले चैप्टर पढ़ेंगे अभी डिटेल। अभी पिछले चैप्टर में आइए, इसके बारे में देखिए। अब जैसे आप लोग पृथ्वी का चुंबकत्व के बारे में बात करते हैं, तो जैसे आप 10वीं में पढ़े थे, थोड़ा सा विषय ध्यान दीजिएगा। धारावाही परिनालिका, इसमें भी है लेकिन सिलेबस में हट गया है। 12वीं में भी था, लेकिन यहाँ पर धारावाही परिनालिका का कुछ अंश आएगा। आवाज बंद करिए। धारावाही परिनालिका क्या है तो सुन लीजिए। पहले तो परिनालिका के बारे में सुनिए कि परिनालिका क्या होता है। अच्छा, इसमें कितने लोग हैं जिन्हें बता सकते हैं परिनालिका क्या होता है? कौन है बच्चे जो बता सकता है कि परिनालिका होता क्या है? कोई बताएगा? 10वीं में पढ़ चुके हैं परिनालिका। देखिए बाबू, हाउ हाउ मत करिए। आपको क्लियर है तो बताइए, नहीं है तो कहिए सिरे से, है ना? वे मैंने एक हाउ हाउ करेंगे वही हाल है। बहुत लोग नया नहीं जानते हैं बाबू। एगो बता देता नहीं कि एगो राजा महाराज है, उनका घरे एगो लड़का पैदा भाई तो उनके जन्मदिन मनाया जाता है। और जब जन्मदिन मनाओ हुए तो चारों तरफ सुर कर दिए, मैंने अपने मंत्री परिषद से बोल दिए कि हमारे जितने राज्यसभा है, सभी राज्यसभा के जितने बैंड है, वो सारे बैंड को, मैंने जितने बाधक यंत्र है, सभी बाधक यंत्र को बुलाया जाएगा। और जो सबसे अच्छा बजाएगा उसको उपहार दिया जाएगा। तो सारे लोग अपना अपना बैंड लेके आए। उसी में एक शर्मा था, वो बेचारा गरीब था। जैसे यशवंत के मान लो, यशवंत लोहार, ये क्या किया कि एक लकड़ी लिया, लकड़िया में धागा बांध लिया, लकड़ी में कपड़ा बांध लिया, मैंने कपड़ा बांध कर ऐसा रगड़ते चल दिया। सभी लोग इकट्ठा हुआ, पीछे में सब लोग लाइन लगाए थे पीछे, कहे कि एक साथ सभी लोग बजाइए। तब एक साथ सभी लोग बजाने लगे। तो उसमें होता क्या था कि भाई सब लोग बजाने लगे तो किसी को पता ही नहीं चला कि किसका बैंड अच्छा है, किसका बुरा है। अब उसी में सब एक दूसरे में विलुप्त हो गए। तो बाद में ये कहा कि बारी बारी से बजाइए। तो सभी लोग लाइन में खड़े हो गए कतार में। तो जो यशवंत लोहार था वो पीछे खड़ा था। भाई वो उसका बाजा तो बज नहीं रहा था, वो तो बस लकड़ी के बांध कर रस्सी बांध दिए, कपड़ा बांध दिया था और रगड़ा था लकड़ी से। वो बजेगा? सब बजाते गए।
अंत में जब वो आया, उसकी बारी आई, तो कहा कि ए राजा महाराज राजा साहब, हम माफी चाहते नहीं। तो कहे, तो देखिए राजा साहब, ये हमारा बैंड उसी समय बजता है जब सब बैंड बजता है, हमारा बैंड अकेले नहीं बजता है, हमारा बैंड उसी समय बजता है जब सब बजता है। तो राजा जी कहे, अरे भाई तो बैंड में कुछ खासियत है, यानी इसी को पुरस्कार दिया जाए। तो इसी तरह से जब किसी प्रश्न को पूछा जाता है कि कोई बताइए, तो इसी में सब अपने में सब बताने लगते हैं, भूलने लगते हैं। और जब बारी बारी से पूछने की बात आती है, तो वही लकड़िया के बजाता है कि जहाँ सब बजता है तब हम बताएंगे, सब बोलने के बताएंगे तब हम बता लेते हैं, अकेले नहीं बता पाते हैं। तो हमने पूछा कि परिनालिका क्या है, कोई अकेले बता पाएगा? परिनालिका क्या है, परिनालिका किससे कहते हैं? हाँ राइट, खड़े जाइए, बताइए। त्रिविमीय कुंडली, इसमें सर धारा प्रवाहित। आपने कैसे समझा कि त्रिविमीय कुंडली हो सकती है? हाँ चलिए आगे बताइए। इसमें धारा प्रवाहित करने पे स्प्रिंग टाइप का होता है, बढ़ जाए, नहीं गलत बात है। और कोई? सुनिए, परिनालिका क्या है इसके बारे में जान दीजिएगा। 10वीं में पढ़े भी होंगे, हम कई बार कहे हैं कि जो भी पढ़ो वो अच्छे से पढ़ो, अन्यथा न पढ़ो। खाओ तो अच्छे से खाओ, मन मिटाने वाला सिस्टम मत खाओ। आइए, परिनालिका क्या है? तो बोला गया है कि देखिए, अगर आप स्प्रिंग देखे होंगे, स्प्रिंग ऐसे होता है, सुर बंद करो। आपने स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग जो होती है उसका स्प्रिंग को जो व्यास होती है, इसे मार करके देख लीजिए, इसका जो व्यास है, मोटाई है, उसके अपेक्षा लंबाई बहुत अधिक है। इसका जो व्यास है, मैं डायमीटर, इसके लेंथ की अपेक्षा बहुत कम है, माने व्यास कम है और लंबाई अधिक है। या हम बोल सकते हैं कि लंबाई व्यास की अपेक्षा बहुत अधिक है। सुधर जाइए बाबू, बहुत परेशान बड़ा। तो व्यास जो है बहुत कम है। यदि हम किसी तार को इस प्रकार लपेटें, किसी तार को इस प्रकार स्प्रिंग नुमा लपेटें जिसका व्यास लंबाई की अपेक्षा बहुत कम हो, उसे परिनालिका बोलते हैं। परिनालिका माने ऐसी एक कुंडली जिसकी व्यास, ऐसी कुंडली जिसका व्यास उसकी लंबाई की अपेक्षा बहुत कम हो, उसे परिनालिका बोलते हैं। वो परिनालिका समझ लिए कि जो स्प्रिंग देखे हैं, स्प्रिंग को ही परिनालिका बोल सकते हैं। और यदि उसमें धारा प्रवाहित कर दे तो इसे धारावाही परिनालिका बोलते हैं। धारावाही परिनालिका, जैसे इस कोई तार है उसको चालक बोलते हैं, उसमें धारा प्रवाहित कर देंगे तो धारावाही चालक बोलते हैं, है ना। अब धारावाही परिनालिका के बारे में समझिए कि जब आप स्टेट के नियमानुसार 1820 ईस्वी में पढ़ चुके थे, 1820 ईस्वी में वो टेस्ट ने जो बताया था उसका पढ़ चुके हैं कि धारावाही चालक अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उसी प्रकार धारावाही परिनालिका भी अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। धारावाही परिनालिका, हाँ ये चालक है ना, लेकिन इस चालक को अगर कुंडली नुमा बना दिया जाए तो ये परिनालिका बन जाती है। और यह परिनालिका ठीक एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ये दंड चुंबक यानी इस मार्कर पूरा चुंबक होता तो इसे बोलते हैं दंड चुंबक। और यदि हम दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं, यदि हम दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी।
इसका उत्तर दक्षिण में ठहरने का रीजन है कि कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा शक्तिशाली चुंबक है, पृथ्वी के अंदर एक ऐसा शक्तिशाली चुंबक है, ध्यान दीजिएगा, इस पृथ्वी के अंदर एक ऐसा शक्तिशाली चुंबक है जिसका उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर और दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर है, नॉर्थ की ओर। जिसका उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर और दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर। क्योंकि हम पृथ्वी पर जब इस पर चुंबक को स्वतंत्र, ऐसे देखिए आप पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है ना, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में। तो अगर मान लीजिए, देखिए यदि माने कि इसका उत्तरी ध्रुव, देखिए उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर और दक्षिणी ध्रुव, तो जाहिर सी बात है कि जब चुंबक लटकाएंगे तो ये नॉर्थ सिरा, जैसे चुंबक लटकाए हैं यहाँ पर, तो नॉर्थ के साथ नॉर्थ नहीं रह सकता है ना, उत्तरी ध्रुव उत्तर को नहीं रहेगा ना, इसका उत्तरी ध्रुव इधर और दक्षिणी ध्रुव, क्यों है ना, क्योंकि चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर दक्षिणी ध्रुव। इससे यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा शक्तिशाली चुंबक है जिसका दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर और उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर है। तो इसके बारे में पहले आइए हम बताएंगे परिणालिका। देखिए दंड चुंबक हम बताए थे कि दंड चुंबक, हाँ, यही कारण है कि लोग थोड़ा सा, लोगों को कल्पना है कि मरने के बाद लाश को सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में, माने जो हमारा मुख है दक्षिण दिशा, माने मुख जो है उत्तर दिशा में, और सॉरी हाँ, मुख उत्तर दिशा में, पैर दक्षिण दिशा में। उन लोगों का कहना है कि जो आत्माएं हैं, जैसे चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करते हैं, तो मुख उत्तर हो जाएगा, पैर दक्षिण होगा, तो हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण, तो मुंह से निकल जाएगा। मैंने देखिए हमारे देश का सिस्टम, अब मुंह में मान लेकर मुंह बड़ा, मरला के बाद लोग मुंह बवा देते हैं कि बाई चांस यदि आदमी जिंदा रहता, माने जिंदा भी रहेगा, लोगों को मत है कि अगर जिंदा भी रहेगा उसके अंदर आत्मा भी रहेगा तो निकल जाए, माने फिर वापस आए ना, तो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करते हैं। ये हमारा देश है और इस देश में हम वास करते हैं जहाँ पर मूर्खता का मिसाल दी जाती है। आइए यहाँ पर देखिए इस कंडीशन को समझते हैं। देखिए आइए हम यहाँ पर जो धारावाही प्रणालिका की बात करते हैं, देखिए धारावाही प्रणालिका है, तो जिस प्रकार दंड चुंबक, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो सदा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, ठीक उसी प्रकार धारावाही प्रणालिका भी सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यदि धारावाही प्रणालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए धागे से बांधकर तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ऐसे हेडिंग में क्या आता है सुन लीजिए, धारावाही प्रणालिका को दंड चुंबक की समानता, या धारावाही प्रणालिका और दंड चुंबक में समानता, या अंतर भी पूछ सकता है। परीक्षा में कैसे होता आता है, मैंने धारावाही प्रणालिका तथा दंड चुंबक में समानता, धारावाही प्रणालिका तथा दंड चुंबक में तुलना, धारावाही प्रणालिका तथा दंड चुंबक में अंतर। तो आप ऐसे वहां से जब भी हेडिंग डाल के आप लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये सब रटना वाला नहीं चीज है, ध्यान दीजिए, याद रहेगा हमेशा। ऐसे आएगा तो आप लिखिएगा, जिस प्रकार दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, ठीक उसी प्रकार धारावाही प्रणालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। पहला नियम। दूसरा कि जिस प्रकार
दंड चुंबक के 2 सिरा है ना, दंड चुंबक के दोनों सिरा पर चुंबकीय बल प्रबल होता है। दंड चुंबक के दोनों सिरा चुंबकीय बल प्रबल होता है, अपने दोनों सिरों पर चुंबकीय बल प्रबल होता है। मान यहाँ पर चुंबकीय बल की तीव्रता अधिक होती है, उसी प्रकार धारावाही प्रणालिका के दोनों चुंबक पर चुंबकीय बल प्रबल होता है। यानी कह सकते हैं कि जिस प्रकार दंड चुंबक के 2 सिरा होता है और दोनों सिरा पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, उस तरह से धारावाही प्रणालिका के दोनों सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है और वहां पर माने तीव्रता अधिक होती है। जिस प्रकार दंड चुंबक के सजातीय ध्रुव माने जैसे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ माने उत्तरी उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी दक्षिण ध्रुव, जिस प्रकार दंड चुंबक के दोनों समान सिरे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, उसी प्रकार धारावाही प्रणालिका के सजातीय ध्रुव होते हैं। सजातीय माने समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जिस प्रकार दंड चुंबक के विपरीत ध्रुव यानी विजातीय ध्रुव जैसे नॉर्थ साउथ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार दंड चुंबक उसी प्रकार परिणालिका के विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कैसे बोलेंगे? जिस प्रकार दंड चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक उसी प्रकार धारावाही प्रणालिका के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कोई समस्या? यानी समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत ध्रुव एक दूसरे के, जैसे आप चुंबक देखे हैं ना, तोड़ते हैं फिर उसको चिपकाते नहीं चिपकता है, घुमा देते चिपक जाता है ना। ये हो गया प्रणालिका का। आगे देखिए, जिस प्रकार दंड चुंबक के पास चुंबकीय सुई ले जाते हैं यानी कंपास की सुई, जो मोबाइल में अपने कंपास देखा होगा, जिस प्रकार दंड चुंबक के पास चुंबकीय सुई ले जाते हैं तो विक्षेपित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार धारावाही प्रणालिका के पास कंपास की सुई ले जाते हैं तो अब विक्षेपित हो जाते हैं। बस अंतर इतना ही है कि दंड चुंबक में चुंबकत्व का गुण हमेशा विद्यमान रहता है यानी सदैव विद्यमान रहता है, लेकिन धारावाही प्रणालिका में चुंबकत्व का गुण तभी तक विद्यमान रहता है जब तक उसमें धारा प्रवाहित हो। इसमें जैसे धारा बहना बंद हो जाएगा, इसमें चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाएगा। कोई समस्या है? यानी एक बार फिर सुन लीजिए, जिस प्रकार धारावाही प्रणालिका दंड चुंबक ना मैंने दंड चुंबक में चुंबकत्व का गुण सदैव विद्यमान रहता है, परंतु धारावाही प्रणालिका में चुंबकत्व का गुण सदैव विद्यमान नहीं रहता है। इसमें चुंबकत्व का गुण तभी तक विद्यमान रहता है जब तक इसमें धारा बहती है। तो बस अंतर यही होता है, बाकी हर जगह क्या होता है? समानता ही होती है, मैंने समानता होता है। इसमें किसी को डाउट है? कोई कुछ उठाना चाहता है? किसी को कंफर्म नहीं है? बोलिए। वो चुंबक देखे जैसे होता क्या है, एन है, एस है, एस है, एन और ये क्या है? एन। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एन एस है, जब यहाँ तोड़ेंगे है ना, तो फिर अपना एक साउथ नॉर्थ बना लेता है। लेकिन इधर भी देखा जाए, अगर इस तरह के हो जैसे चिपक जाता है, अगर वो दंड चुंबक तो चिपकता है, लेकिन उसकी ध्रुवता देखा इधर ऐसे देखिए, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, इधर साउथ इधर नॉर्थ है। जब तोड़ेंगे तो साउथ नॉर्थ और ये नॉर्थ साउथ है ना, इस तरह से है। ऐसा है। अच्छे बात आते हैं,
कि जब ये तोड़ेंगे तो साउथ साउथ एंड नॉर्थ नहीं चिपकता है, लेकिन इसको घुमा देते हैं चिपक जाता है ना। इसको घुमाते हैं तो इसको चिपक जाता है, कोई दिक्कत है? यही इसको घुमा देगा आठ देता है तो चिपक जाता है, लेकिन वैसे चिपकाते तो नहीं चिपकता है। तो इसे ध्रुवता पर निर्भर करती है, इसकी चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुवता पर निर्भर करती है। कोई दिक्कत है? अब आइए, और कोई कहीं समस्या? अभी ना बताओ नहीं है कि सेम ध्रुव बना देता है तो इसलिए नहीं चिपक पाता है। थोड़ा सा घुमा देते हैं तो चिपक जाता है। वो भी निर्भर करता है दंड चुंबक और कैसे पहले से चिपकाया जाता है ना। अब उसका एक बाद में बात करिएगा, उस पर ज्यादा तर्क मत दीजिए। उसे कंडीशन में अगले चैप्टर में है उस पर ज्यादा जोर दीजिएगा। इस चैप्टर में चले आइए, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा बारे देखिएगा, चुंबकीय प्रेरण और वैद्युत प्रेरण के नाम सुने होंगे। चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत प्रेरण। तो चुंबकीय प्रेरण और वैद्युत प्रेरण कितने लोग बता पाएंगे? इसकी घटना माने हम इसका डिफिनेशन जानना चाहते हैं, कोई बताएगा? अच्छा ये बता पाएगा कोई वैद्युत प्रेरण किसे कहते हैं? अब आ रहा है और थोड़ा थोड़ा, क्या मतलब है? थोड़ा थोड़ा ही बोलिए। अब बोलिए। सर अगर चुंबकीय क्षेत्र में किसी लौह पदार्थ को लाते हैं तो वो उसे मतलब चुंबक उसे प्रेरित करता है। थोड़ा सा आप पकड़ बनाए हैं लेकिन पूरा नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा रहा है। अच्छा ये बताइए, आवाज बंद करिए। इसके बारे में पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र। आवाज बंद करो। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? जैसे आपने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। थोड़ा आवाज बंद करिए। सर चुंबकीय क्षेत्र बताओ। नहीं, इसको नहीं बताने का टाइम हो गया। सुनिए, ये वैद्युत क्षेत्र पढ़े थे, किसी आवेश के चारों ओर, कोई आवेश है, उस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई परीक्षण आवेश लाते हैं तो वह अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उन्हें वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर सुनिए, वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश लाते हैं तो वह अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अथवा वैद्युत बल का अनुभव करता है, उन्हें वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई चुंबकीय पदार्थ लाते हैं तो वह अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण अर्थात चुंबकीय बल का अनुभव करता है, उन्हें चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो दिक्कत है? फिर सुन लीजिए, आप रहिए। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ध्यान दीजिए, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई चुंबकीय पदार्थ लाते हैं। ये चुंबक है और इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई चुंबकीय पदार्थ लाते हैं तो वह अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं।
और चुंबकीय क्षेत्र की घटना में देखिए, अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई पदार्थ लाते हैं, जैसे लोहा हुआ, या अभी हमने बोला कि कोई भी पदार्थ लाएंगे तो उसमें मामूली से चुंबकत्व तक गुणा जाता है। 1846 में फैराडे ने बताया था कि पदार्थ में सभी पदार्थ लगभग चुंबकीय पदार्थ होते हैं। अब उसमें उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया, लौह, अणु और प्रतिचुंबकीय, यही ना। अब याद देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या है, आपने जाना। आवाज बंद करो। इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई चुंबकीय पदार्थ लाते हैं तो वह अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उन्हें चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इन सबको जगाओ थोड़ा, आइए सुनिए। आप देखिए आगे चुंबकीय क्षेत्र हो गया, लेकिन इस चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई अन्य लौह पदार्थ लाएंगे, चाहे लौह पदार्थ लाएंगे तो तेजी से होगा चुंबकीय। तो देखो चुंबकीय प्रेरणा किसे कहते हैं, इसके बारे में समझो। किसी चुंबकीय क्षेत्र में मैंने किसी पदार्थ को बोल स्टार्ट करोगे, किसी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर वह चुंबकित हो जाता है। यदि किसी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाए तो वह चुंबकित हो जाता है। इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यदि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर वह चुंबकित हो जाता है, अर्थात उसमें चुंबक का गुण आ जाता है, इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो डिफिनेशन के तौर पर आप बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर वह चुंबकित हो जाता है, इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। वैद्युत प्रेरण, जब किसी पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो वह आवेशित हो जाता है। जब किसी पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो वह आवेशित हो जाता है, इस घटना को वैद्युत प्रेरण कहते हैं। और बताया गया था कि आवेशित होने की घटना 3 प्रकार से होती है। प्रेरण द्वारा, जैसे होता क्या है कि मैंने किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो प्रेरित होकर आवेशित हो जाएगा, या उसमें मैंने घर्षण रगड़ देंगे तो क्या हो जाता है, यानी घर्षण के कारण आवेशित हो जाता है, या उसमें धारा प्रवाहित कर दे जाए, यानी चालन द्वारा आवेशित हो जाता है। नहीं, चालन द्वारा मैंने अगर उसमें धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। तो प्रेरण द्वारा, चालन द्वारा और घर्षण द्वारा किसी वस्तु का आवेशित होना, घर्षण, प्रेरण और चालन, 3 प्रकार से होती है। और ये तो केवल प्रेरण द्वारा चुंबकित होते हैं ना, उसमें भी अगर धारा प्रवाहित कर दे तो चुंबकित हो जाती है। तो पहले हमने क्या पढ़ा, देखो ध्यान देना, वैद्युत प्रेरण किसे कहते हैं। तो देखो बाबू, जिंदगी में यादें रटने से सब कुछ नहीं होता है, खासा याद करना रटना कुछ नहीं है। आप अपना बेसिक दिमाग भी दौड़ाइए। ऐसे ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यानी वैद्युत प्रेरण क्या है, तो वैद्युत प्रेरण भाई किसी भी वस्तु में, ध्यान दीजिएगा, किसी भी वस्तु को जब वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं, किसी भी वस्तु को वैद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे तो वो आवेशित हो जाता है। इस घटना को वैद्युत प्रेरण। किसी माने पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में जाते हैं तो वह चुंबकित हो जाता है, इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कन्फर्म हो गया। अब आगे पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय अभी बता दे रहे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके बारे में समझे। तो फिलहाल ध्यान दीजिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा आपको अपने तरीके से सोचना है, थोड़ा ध्यान देना। जब किसी भी कुंडली को ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी कुंडली को देखिए,
जब किसी कुंडली को माने अगर वो कुंडली तांबे की बनी हो, आप लोग पंखे में या जनरेटर में देखे होंगे, उसको डायनोमो बोलते हैं। डायनोमो क्या होता है सुन लीजिए, बारीकी से ध्यान दीजिएगा। डायनोमो होता है जैसे नर्म लोहे की करोड़ पर तांबे के तार को लपेटकर, माने पृथक अलग अलग टुकड़ों के तांबे के तार को लपेटकर बनाई जाती है। और जब ये इसको कुंडली बोलते हैं, वो कुंडली आयताकार, बेलनाकार, वृत्ताकार कुछ भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल ध्यान दीजिए डायनोमो में आयताकार कुंडली होते हैं। दो क्षेत्र चुंबक लेते हैं बड़े बड़े, नॉर्थ और साउथ, है ना। तो जाहिर सी बात है कि चुंबकीय बल रखा है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। तो फिलहाल ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय बने विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में, कोई कुंडली है, किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है। जब किसी कुंडली को, ध्यान दीजिएगा, जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है। जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है, और फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण उसमें एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युतवाहक, इसमें इस दर्शाते हैं, उसमें प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि ये पूरी कुंडली यानी पूरा परिपथ ढका हो तो उसमें प्रेरित धारा पैदा हो जाती है। इस घटना को प्रेरित धारा पैदा हो जाती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अधिकांश बार बोर्ड में उठा चुका है इस शब्द को, मैंने वही कहा अधिकांश बार उठा देता है। रुक जाइए, बैतरनी पार्क क्या है पता होगा, है ना, क्या था तो याद आ दिए। हाँ अरे भैया टेंशन मत लो, एकदम याद हो जाएगा, बुढ़ौती भर याद रहेगा, टेंशन मत लो। हाँ बस एक बार समझने की क्षमता बना लो। अरे एक घर का 10 बार बताएगा, पहले सुनो तब ना। सुनो, हमने बताया, सुनो, कल की कुंडली का सिस्टम बताए थे, कैसे घूम रहे थे, कैसे फ्लक्स परिवर्तन होता बताए थे ना। जब सुनो, जब किसी कुंडली को स्टार्ट कहां से करेंगे, कुंडली से। जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है। उसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है। फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण उसमें एक प्रेरित विद्युतवाहक बल पैदा हो जाता है। फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण उसमें एक प्रेरित विद्युतवाहक, और यदि ये पूरा परिपथ ढका हो तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय, अगर परिपथ ढका ना हो तो केवल प्रेरित विद्युतवाहक बल पैदा होगा, धारा पैदा नहीं होगा। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा, लास्ट बार बोलेंगे। जब किसी कुंडली को, बोलिएगा मत, लकड़िया के बजा वाला का टटर टटर मत करिए। जब एक बार बोलने का कर रहा है, अकेला बोलने का रहा है तो किसी का बोलती नहीं निकल रही है, बंद हो जा रही है, बीच में शब्द दोहरा रहे हैं। सुनिए, जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है, और फ्लक्स परिवर्तन होने कारण फ्लक्स परिवर्तन होता है। फ्लक्स परिवर्तन होने कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि कुंडली चारों तरफ से ढकी हो तो उसमें एक प्रेरित धारा पैदा हो जाती है। प्रेरित धारा पैदा हो जाती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय, डायनोमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनोमो यानी जनरेटर
जनरेटर बोलते हैं ना, यानी डायनामो जो होता है या जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूछ देता है कभी के पेपर में कि डायनामो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ही सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन उसमें एक अन्योन्य प्रेरण आता है, अन्योन्य प्रेरण। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर ही आधारित है, लेकिन उसमें अगर विकल्प देता है अन्योन्य प्रेरण तो आप अन्योन्य प्रेरण मारेंगे, तो दिक्कत है। कैसे एग्जाम्पल कल ट्रांसफार्मर बना के नहीं बताए थे कि एक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो दूसरी कुंडली में धारा पैदा हो जाती है। अगर दोनों कुंडलियां पास पास में हो तो एक कुंडली में तेज से धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रेरण के कारण दूसरी कुंडली में धारा पैदा हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण में यह बताए थे, स्वप्रेरण में यह बताए थे कि जब किसी परिपथ में धारा में परिवर्तन किया जाता है या फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, धारा परिवर्तन होगा तो फ्लक्स परिवर्तन, तो जब किसी परिपथ में धारा परिवर्तन किया जाए चाहे फ्लक्स परिवर्तन किया जाए तो उसी परिपथ में एक अतिरिक्त धारा पैदा हो जाती है, माने अतिरिक्त प्रेरित धारा पैदा हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं, है ना। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं, माने स्वयं में उत्पन्न हो जाना। और अन्योन्य माने अन्य में, अन्य दूसरे में, है ना। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण देखिए, आप याद रखिएगा, चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत प्रेरण और विद्युत चुंबकीय प्रेरण दोनों के कंडीशन। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर सुनो, ये माइकल फैराडे ने बताया था, माइकल फैराडे था, मैंने उन्होंने बताया इसके बारे में कि जो हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के घटना के अनुसार जो धारा पैदा हो रही है, चाहे प्रेरित विद्युत में पैदा हो रही है, वो किन कारकों पर निर्भर करते हैं। तो सुनिए क्या होता है। उन्होंने बताया कि जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है, जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल, उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल अथवा प्रेरित धारा सदैव उसी कारक का विरोध करते हैं जिसे स्वयं उत्पन्न होती है। जब किसी कुंडली में, ध्यान दीजिएगा, जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा सदैव उसी कारक का विरोध करते हैं जिससे स्वयं पैदा होते हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल में बताए थे कि एक कुंडली है, इस कुंडली में धारा का मान यहाँ हम 16, जैसे मान लें कि 10 एम्पीयर की धारा है, यहाँ पर बढ़ाकर 16 एम्पीयर धारा करना चाहते हैं, तो धारा का मान बढ़ाएंगे तो फ्लक्स परिवर्तन होगा। बताए थे कि धारा का मान बढ़ाएंगे तो फ्लक्स परिवर्तन होगा। तो 10 एम्पीयर से बढ़ाकर हम 16 एम्पीयर करना चाहते हैं, तो जैसे हम बढ़ाना चाहते हैं तो परिवर्तन कारण इसमें मान लीजिए कि 1 एम्पीयर धारा पैदा हो जा रही है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से इसमें धारा कितना पैदा हो रही है? अगर हम 10 से बढ़ाकर 16 करना चाहते हैं और ये प्रेरण के कारण 1 एम्पीयर धारा पैदा हो गई, फ्लक्स परिवर्तन कारण 1 एम्पीयर धारा, तो जब 1 एम्पीयर धारा पैदा हो गई तो यह धारा इस दिशा में नहीं बहेगी, इसके विपरीत दिशा में बहेगी। ऐसे हम धारा के मान बढ़ाकर अधिक करना चाहते हैं, माने 10 से 16 करना चाहते हैं, तो बढ़ाने के कारण 10 से 16 करने के कारण ये धारा पैदा हुई। बढ़ाने के कारण ही धारा पैदा हुई ना, धारा के बढ़ाने के कारण पैदा हुई और ये धारा इसी का विरोध कर रही, माने उल्टा बहकर। हम बढ़ाना चाहते हैं और ये क्या कर रही है? घटा रही है। हम धारा के मान बढ़ाना चाहते हैं और ये क्या कर रही है? यानी बढ़ाने के कारण ही पैदा हो रही है और उसी का क्या कर रही है? विरोध कर रही है। हो सकता है ना, एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि
जब किसी कुंडली में नंबर लिखे वाइज करके आप नंबर वाइज करके लिख सकता है कि किसी परिपथ में हम 10 एम्पीयर को लगभग माना कि 10 एम्पीयर की धारा से बढ़ाकर 16 एम्पीयर करना चाहते हैं, तो उसमें जो प्रेरित धारा पैदा हो रही है वो विपरीत दिशा में बढ़कर क्या कर देगी, 16 में से घट के तो 15 ही ना मिला इसे, इस सर्किट को 15 ही ना मिलेगा। तो ये हुआ विरोध करना। यानी फिर सुन लीजिए, जब हम मैंने क्या बोला था, अगर हम धारा के मान इसमें बढ़ाएंगे तो उसमें जो प्रेरित धारा पैदा होगी वो मुख्य धारा के विपरीत बहेगी। ध्यान दीजिएगा, अगर हम धारा के मान बढ़ाते हैं किसी परिपथ में तो उसमें प्रेरित धारा जो होती है, प्रेरित धारा वो मुख्य धारा के विपरीत दिशा बहेगी। और यदि हम धारा का मान घटाना चाहते हैं, पहले से मान लीजिए कि 10 एम्पीयर है और हम 4 एम्पीयर करना चाहते हैं, चाहे 4 एम्पीयर करना चाहते हैं, धारा का मान घटा रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी में 1 एम्पीयर धारा पैदा हो भी गई तो धारा का मान घटाना चाहते हैं तो ये धारा की दिशा में ही बहेगी, मुख्य धारा के। अब 4 एम्पीयर करना चाहते हैं तो एक पैदा हुआ तो 5 एम्पीयर हो जाएगा ना, है कि नहीं है? तो जब हम धारा के मान घटाना चाहते हैं तो इसमें जो प्रेरित धारा पैदा हो रही है वो धरवे की दिशा में बहती है। हम घटावा चाहते नहीं, वही में बढ़ के और बढ़ावा चाहते हैं। नहीं के बात समझ में आओ, हम धारावा के मान घटावा तो नहीं, आई क्या कर दिया कि हमारा के बढ़ावा दिया, उल्टे काम करते कि ना। अब मैं क्या कर रहा कि हम केवल चालक में धारा के मान बढ़ावा तो नहीं, तो मैं जब पैदा होती है हमें घटावा था। बात भी है ना, रोकत नहीं थे, विरोध नहीं कर रही है। कैसे कि हम बढ़ावा तो नहीं है वो हमारा के, वो के पढ़ाईला के बाद जब पैदा भल बेते नहीं खे, पढ़ाईला के बाद जब पैदा भल बेते ना कर दिया, हम बढ़ावा तो नहीं तो घटावा दिया। प्रॉब्लम है, यानी ये स्पष्ट हुआ ना कि जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत अथवा धारा सदैव उसी कारक का विरोध करती है जिससे स्वयं ये पैदा होती है। एक नियम बताया। दूसरा नियम क्या बताया था, कहा था कि जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं, जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल, उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल उसके फ्लक्स परिवर्तन के दर के ऋणात्मक चिन्ह के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बताया, जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं, जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल इसे दर्शाते हैं। उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उसमें फ्लक्स परिवर्तन के दर के ऋणात्मक चिन्ह के अनुक्रमानु, अगर अनुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो -n डेल फाई अपन में डेल टी लगा देंगे। n जो है आपको बोलते हैं फेरो की संख्या। आप इसको देखिए, n इंटू डेल फाई को फ्लक्स ग्रंथिकाएं कहते हैं। n डेल फाई को फ्लक्स ग्रंथिकाएं कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो एक बार हम दोनों फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत से दोनों नियमों को हम बता रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी उन्होंने बताया कि जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है। फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण उसमें जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल है, उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल उसके फ्लक्स परिवर्तन के दर के ऋणात्मक चिन्ह के अनुक्रमानुपाती होती है। कोई दिक्कत है? यानी बराबर लगाएंगे तो इन फेरा लगा देंगे, या बराबर बोल सकते हैं कि उसके बराबर होते हैं। फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें
एक फ्लक्स परिवर्तन होता है, फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत बल पैदा होती है। इसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल उसके फ्लक्स परिवर्तन के दर के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर फेरों की संख्या क्या हो, एक हो, तो हम कैसे बोलेंगे, एक बार सुने। जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है, डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ से, और बनाना चाहते तो और विस्तार बोल दीजिए शुरू से। जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल, उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल उसके फ्लक्स परिवर्तन के दर के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर होती है। कोई दिक्कत है? दूसरा नियम, जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल अथवा धारा सदैव माने उसी कारक का विरोध करती है। उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल अथवा धारा सदैव उसी कारक का विरोध करते हैं जिससे स्वयं पैदा होती है। जैसे हम लिख देंगे कि किसी परिपथ में जब धारा कमन बढ़ाते हैं, किसी परिपथ में जब धारा कमन बढ़ाते हैं तो उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहती है। उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहती है। और जब हम धारा का मान घटाते हैं तो उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा मुख्य धारा के दिशा में बहती है। यानी प्रॉब्लम क्लियर है? आ रहा है सबको समझ में? क्या दिक्कत है? एक बार और बोल रहे हैं, देखिए एक बार बोल रहे हैं, जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है ना? फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। यदि पूरी कुंडली ढकी हो तो उसमें प्रेरित धारा पैदा हो जाती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर दो नियम फैराडे ने दो नियम बताया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर फैराडे ने दो नियमों को व्याख्या किया। पहला नियम, जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके फ्लक्स परिवर्तन के दर के, समय को दर बोलते हैं, फ्लक्स परिवर्तन के दर के ऋणात्मक चिन्ह के ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि यह उसी कारक के विरोध करती जिससे स्वयं, ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि यह उसी कारक का है, यह उसी कारक का विरोध करती है जिससे स्वयं ये पैदा होती है। अच्छा, दूसरा नियम बता ले रहा है कि जब माने बोल सकते हैं कि जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल अथवा प्रेरित धारा सदैव उसी कारक का विरोध करती है जिससे स्वयं ये पैदा होती है। इस नियम को व्याख्या लेंज ने भी किया था। लेंज का नियम, इसकी व्याख्या लेंज ने भी किया था, इसलिए इसको लेंज का नियम भी कहते हैं। तो दिक्कत है? अब इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, जबकि इसको न्यूमैन का नियम कहते हैं। न्यूमैन नाम इसका वैज्ञानिक था, न्यूमैन का नियम कहते हैं ना, न्यूमैन। इसको न्यूमैन ने भी बताया था और उसको द्वितीय को लेंज ने भी बताया था। इसको न्यूमैन भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और फिलहाल हम एक चीज और बता रहे हैं कि किसके विरोध करती है। तो जैसे आप लिख सकते हैं उसमें कि जब किसी परिपथ में धारा का मान बढ़ाया जाता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा जो है मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहती है, और जब धारा का मान घटाया जाता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित जो धारा होती है मुख्य धारा के दिशा में बहती है। विरोध नहीं कर रही है। अच्छा, ये जरूरत किसके लिए बनाया गया? ये टाइम क्या रहा बताइए? 8 साढ़े 8 हाई बंद कर दिए तो